हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे या पहले पढ़ चुके हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, वो किस किस कारण के क्या पृष्ठभूमि रही उसकी और क्या निष्कर्ष निकला। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, या इसे अमूर का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये क्या परिस्थितियां बनी और कैसे इसका पृष्ठभूमि तैयार हुआ और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, किस संधि पे जाके ये समाप्त होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज इसके वीडियो में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया, तो क्या पृष्ठभूमि रही थी, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग मेन जो इसका पृष्ठभूमि या मेन कारण इसका मान सकते हैं कि ये कर्नाटक और हैदराबाद के सत्ता के लिए उत्तराधिकारी के रूप में ये संघर्ष या लड़ाइयाँ युद्ध हुआ। तो चलिए हम लोग इसका एक फ्लो डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे। हैदराबाद और कर्नाटक, अब क्या होता है इन दोनों के बीच में, ध्यान से पढ़ेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। क्या होता है कि 1748 ईस्वी में आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? हैदराबाद, जो नवाब थे। तो इनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच में हैदराबाद की सत्ता के लिए संघर्ष स्थापित यानी कि शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है कि दोनों यूरोपीय कंपनियां जो थी, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में क्या होता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही संधि होती है। तो ये लोग डायरेक्टली यानी कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, तो ये क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली नासिर जंग का साथ देता है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुजफ्फर जंग का साथ कौन देता है? फ्रांसीसी। यानी कि एक बार फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय यानी कि दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में आमने सामने होती है। 1748 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हैदराबाद के नवाब आसफ जाह निजामुल मुल्की। तो अंग्रेज नासिर जंग का साथ देते हैं, मुजफ्फर जंग का साथ कौन देता है? फ्रांसीसी कंपनी। तो इसमें अब क्या देखने को मिलता है कि एक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी समय क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है कर्नाटक के क्षेत्र में। यहाँ के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब या चंदा साहब। अब ये देखिए, पहले का क्या था, सत्ता पाने के लिए अभी भी देखते हैं कि मालिकाना हक पाने के लिए लड़ाइयाँ होती है। तो उसी प्रकार कर्नाटक के लिए भी अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब, दोनों के बीच में कर्नाटक की सत्ता के लिए क्या होता है कि संघर्ष यानी कि युद्ध स्टार्ट होता है। तो अनवरुद्दीन का साथ देता है अंग्रेज, चंदा साहब का साथ देता है फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसे आप लोग समझेंगे। तो 1748 में किसकी मृत्यु हो जाती है? निजामुल मुल्क की। तो इस दौरान उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां दोनों एक बार फिर आमने सामने होती है और अपने वर्चस्व की लड़ाई यानी कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, और वो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपना दोनों दोनों अपने समर्थकों यानी साथ देता है। अब क्या होता है कि 3 अगस्त 1749 को 3 अगस्त 1749 ईस्वी में क्या होता है कि डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब तीनों मिलकर क्या करता है कि कर्नाटक पे हमला कर देता है, यानी कि अनवरुद्दीन के खिलाफ युद्ध छिड़ जाता है। इसमें क्या होता है, फिर अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा जाता है और उसका पुत्र मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र नाम मोहम्मद अली, वह क्या करता है कि त्रिचिनापल्ली में
जाकर शरण लेता है, तिरुचिनापल्ली में जाकर शरण लेता है। तो अब जब यहाँ पे मारा जाता है तो चंदा साहब कर्नाटक का में विजय घोषित होता है। फिर इसी टाइम 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में नासिर जंग में मारा जाता है। नासिर जंग हैदराबाद के जो लड़ाई हो रहा था दोनों के बीच में, तो इसमें क्या होता है, नासिर जंग मारा जाता है, मुजफ्फर जंग वहाँ का नवाब घोषित किया जाता है। तो मुजफ्फर जंग खुश होकर क्या होता है कि डुप्ले को, यानी कि वो देखता है कि ये हमारा साथ दिया है, हमारा मतलब लड़ाई में, युद्ध में, कर्नाटक के जो द्वितीय युद्ध है उसमें मुजफ्फर जंग का साथ कौन देता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, क्या नाम था उसका, डुप्ले। जब डुप्ले साथ देता है तो अब ये क्या चाहता है कि फलस्वरूप, यानी कि उपहार स्वरूप क्या देता है कि उसे पांडिचेरी का क्षेत्र और मसूलीपट्टनम का क्षेत्र उपहार स्वरूप देता है। कौन, मुजफ्फर जंग। किसको, डुप्ले को। फिर आगे समय बीतता है, मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु हो जाती है तो निजामुल मुल्क के तृतीय बेटे सलाबत जंग को फ्रांसीसी गवर्नर बुस्सी, नाम याद रखेंगे आप लोग, शॉर्ट नोट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी गवर्नर बुस्सी के द्वारा हैदराबाद का नवाब घोषित किया जाता है। किसे, निजामुल मुल्क के तृतीय बेटे सलाबत जंग को किसके द्वारा, बुस्सी के द्वारा हैदराबाद का नवाब घोषित किया जाता है। तो सलाबतगंज भी खुश होकर उत्तरी सरकार, यानी कि पुराने नक्शे में जब हम लोग देखते हैं तो भारत के इस क्षेत्र को उत्तरी सरकार बोला जाता था, जिसमें उत्तरी सरकार चार जिले मुस्तफानगर, सॉरी आप लोग देखेंगे, 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुद्री और चिक्कौन, ये शामिल था उत्तरी सरकार में। ये भी उपहार स्वरूप किसे दे दिया जाता है, फ्रांसीसी को। अब अंग्रेज भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो देखते हैं कि भाई जब हम जिसके तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लगातार कमजोर होते जा रहा है डुप्ले के आगे, तो वो अंग्रेज भी चुप नहीं रहने वाला था। 1751 ईस्वी में सॉन्डर्स को 1751 ईस्वी में 1751 ईस्वी में सॉन्डर्स को मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर बनाया जाता है। किसे, सॉन्डर्स को मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर बनाया जाता है। और एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव एक अधिकारी आता है अंग्रेज की तरफ से भारत में। वो क्या करता है, दोनों मिल के, यानी कि मोहम्मद अली के लिए अपना कर्नाटक में सेना भेजता है। तो इससे परेशान होकर फ्रांसीसी भी नहीं चुप रहने वाले थे, ये भी चंदा साहब की रक्षा के लिए अपनी सेना कर्नाटक की तरफ भेजते हैं, यानी कि तिरुचिरापल्ली की तरफ भेजते हैं। तो अब क्या होता है, आगे चल के घटना, तंजौर और मराठा जो थे, कुछ उनके जो शासक थे वो भी अंग्रेज की तरफ हो जाते हैं। तो यानी कि ये युद्ध की परिस्थितियां जो थी और भीषण और यानी कि विकराल रूप ले लेता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय। फिर इसमें आगे क्या घटना घटती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की तरफ से ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फिर क्या घटना होता है कि 1751 ईस्वी में ही सॉन्डर्स और रॉबर्ट क्लाइव मिलके फ्रांसीसी गवर्नर लॉ और चंदा साहेब को तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और इसे हरा देते हैं। कौन, सॉन्डर्स और रॉबर्ट क्लाइव 1751 ईस्वी में। फिर तंजौर के सेनापति से धोखे के माध्यम से किसी की हत्या हो जाती है, चंदा साहब की। और फिर यहाँ पे जो कर्नाटक में चंदा साहब का जब हत्या हो जाती है तो यहाँ पे अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली को अंग्रेजों के द्वारा कर्नाटक का नवाब घोषित किया जाता है। यानी कि जो अपने साथियों का साथ दे रहा था, फ्रांसीसी जिसका साथ दे रहा था उसको नवाब बना रहा था जीत के उपरांत, और जिसका फ्रांसीसी साथ दे रहा था उसको वहां पे नवाब बना रहा था। 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांसीसी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी सरकार जो थी, अपने यहाँ वापस बुला लेती है। यानी कि यहीं से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का कारण बनता है। यानी कि डुप्ले को जो एक इतना मतलब फ्रांसीसी गवर्नर बढ़िया दूरदर्शी
था उसे वापस बुला लिया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है तो उसके जगह पे फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है गोडेहियो। नाम याद रखेंगे। 1754 में वापस बुला लिया जाता है किसे? 1754 में किसे वापस बुला लिया जाता है? तो डुप्ले को। फिर इसी वर्ष कौन आता है बन के? गोडेहियो। गोडेहियो को फ्रांसीसी गवर्नर बन के जब आता है तो इसी की मध्यस्थता यानी कि इस प्रयास से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि होती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंगूर का युद्ध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल जाते हैं। और इस संधि के माध्यम से यानी फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों जो शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां थी, ये भारतीय नरेशों यानी भारतीय राजाओं के बीच में हस्तक्षेप न करने का वादा करता है। और इस युद्ध को, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध इसलिए भी कहते हैं कि 3 अगस्त 1749 ईस्वी को जब डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो किसे? बेल्लौर के निकट अंबूर यानी कि जो क्षेत्र है वहां पे जो लड़ाइयाँ होती है और जिसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है, तो इसलिए इसे अंबूर का युद्ध के भी नाम से जानते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जो 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया। तो इस फ्लो डायग्राम और जो शॉर्ट नोट के माध्यम से जो था मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप लोग समझेंगे। और इसमें एक क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दो यूरोपीय शक्तियां जो बार बार संधि करते हैं और फिर से आमने सामने होता है। यानी कि पांडिचेरी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त होता है, कहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है? तो पांडिचेरी के संधि पे यह समाप्त होता है और ये युद्ध समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध को अंबूर का युद्ध भी कहते हैं और ये बिल्लौर के निकट अंबूर जगह पे जो लड़ा जाता है। और ये कर्नाटक का युद्ध ही नाम दिया गया क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र में लड़ा जाता है। किस किस के बीच में? यानी कभी भारतीय परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी के संघर्ष यानी कि यूरोपीय शक्तियां के बीच में, और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से जो दोनों यूरोपीय शक्तियां थी, कौन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आमने सामने होती है। तो आप इसको शॉर्ट नोट कर लेंगे। एक फ्लो डायग्राम से मैंने बताया हैदराबाद के लिए किस किस के बीच में सत्ता स्थापित करने के लिए उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, कर्नाटक में किस किस के बीच में युद्ध होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, शॉर्ट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और निरंतरता बनाए रखेंगे। और दोनों कंपनियां जो थी अपने वर्चस्व की लड़ाई लगती है और डुप्ले को जब वापस बुलाया जाता है 1754 ईस्वी में, तो यहीं से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की पतन का मुख्य कारण बनता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में, उसकी क्या पृष्ठभूमियां रही, क्या कारण रहा, क्या निष्कर्ष निकलता है। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसे आप लोग नोट डाउन या शॉर्ट नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने फ्लो डायग्राम से समझा कि कर्नाटक युद्ध, द्वितीय युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रही। तो इससे हम लोग संक्षेप में पहले पढ़ लिया और उसका कुछ जो हाईलाइट पॉइंट है वो आपको नोट करा देता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। तो यानी कि पहला था कि युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, या अंबूर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध को, जो कब लड़ा गया? 1749 से 1754 के बीच में। युद्ध का जो कारण था, पहला पॉइंट है कर्नाटक और हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का हस्तक्षेप। यानी कि ये लोग जो थे दोनों, ये मानने वाले नहीं थे यूरोपीय शक्तियां, ये फिर से आपस में आमने सामने आती है। किसके माध्यम से? यानी कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी के लिए हस्तक्षेप करता है कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी। दूसरा पॉइंट है फ्रांसीसी जो था वो किसका साथ देता है, किसका समर्थक यानी किसका समर्थन देता है इस युद्ध में? तो फ्रांसीसी जो था चंदा साहब यानी कि दोस्त अली का दामाद चंदा साहब को कर्नाटक के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और मुजफ्फरजंग जो निजामुल मुल्क यानी कि असफ जाह निजामुल मुल्क का पौत्र था, तो उसे हैदराबाद में ये अपना सहायता प्रदान करता है कौन? फ्रांसीसी। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं? अनवरुद्दीन को कर्नाटक के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है और नासिर जंग जो निजामुल मुल्क का बेटा था उसको हैदराबाद में सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये युद्ध के प्रमुख कारण थे
कौन कौन सी कंपनियां किसके तरफ थी, कौन कौन सी कंपनियां किसको सहायता कर रहा था, तो इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से देख लिए। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, इसे आप लोग नोट करें। और इसके बाद हम लोग कब पढ़ेंगे, यानी कि युद्ध के प्रमुख कारण जो हम लोग पढ़ लिए, यानी क्या पृष्ठभूमियां रही। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो हाईलाइटेड पॉइंट है, यानी कि युद्ध के प्रमुख कारण के बाद, यानी कि इसका क्या कौन कौन सी जो प्रमुख घटनाएं घटी और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला इस युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं प्रमुख घटनाएं जो घटित हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। वो क्या था कि 1749 ईस्वी में डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने तीनों की जो संयुक्त रूप से जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो अनवरुद्दीन को बेल्लोर के निकट अंबूर के युद्ध में हराया। कब? 1749 ईस्वी में। इसलिए इसे अंबूर का युद्ध भी मानते हैं। 1750 ईस्वी में क्या हुआ, मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। तो निजामुल मुल्क के तृतीय बेटे सलाबत जंग को फ्रांसीसी गवर्नर, यानी कि मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी कमांडर या गवर्नर बुस्सी या बसीन, कहीं कहीं बसीन भी लिखा होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, बुस्सी के द्वारा नवाब बनाया गया। तो जब सलाबत जंग को नवाब बनाया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये उपहार स्वरूप क्या होता है कि उत्तरी सरकार का क्षेत्र, जिसमें एल्लोर, राजामुद्री, मुस्तफानगर इत्यादि जो आता था 4 क्षेत्र, उसे क्या देता है फलस्वरूप, यानी कि इनाम स्वरूप, उपहार स्वरूप देता है किसे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। फिर क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने अकाट को जीत लिया था, यानी कि कर्नाटक की राजधानी जो थी उस समय अकाट, उसको जीत लेता है, क्योंकि अंग्रेज भी चुप रहने वाले नहीं थे। तो अकाट को जीतता है और वो चंदा साहब जो त्रिशिनापल्ली को भी जीतता है और फ्रांसीसी एक अधिकारी था लॉ, उसको हराता है और त्रिशिनापल्ली पर भी अधिकार कर लेता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? चंदा साहब की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख घटनाएं क्या घटता है, उसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे इसे। और फिर मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया जाता है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में, वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लें और हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है अगले पॉइंट। इसमें हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, युद्ध की समाप्ति या इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि कर्नाटक द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। तो युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो 1754 ईस्वी में क्या होता है कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, यानी फ्रांस की सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। कब? 1754 ईस्वी में। और उसके जगह पे गोडेहियो को फ्रांसीसी गवर्नर बना के भारत भेजा जाता है, जिसके प्रयास से क्या होता है कि गोडेहियो प्रयास करता है और इसके प्रयास से एक संधि होती है दोनों कंपनी और दोनों राजाओं के बीच में, जिसे हम लोग पांडिचेरी की संधि कहते हैं। डुप्ले को वापस बुला लिया गया, गोडेहियो को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। पांडिचेरी के माध्यम से पांडिचेरी की संधि होती है, यानी कि जब पूछ सकता है क्वेश्चन कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी के संधि से। इस संधि के फलस्वरूप क्या हुआ कि दोनों यूरोपीय कंपनियां वो भारतीय राजाओं या भारतीय नरेशों के झगड़े के भी हस्तक्षेप न करने का वादा करता है, यह वादा करती है। दोनों यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय राजाओं के झगड़े के हस्तक्षेप न करने का वादा झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। यानी कि निष्कर्ष ये निकला, पृष्ठभूमि क्या थी, क्या प्रमुख घटनाएं हुई, क्या क्या कारण बना और निष्कर्ष क्या निकलता है, वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, युद्ध की समाप्ति या क्या निष्कर्ष निकलता है इसमें कि इस संधि के फलस्वरूप ये युद्ध समाप्त होता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध एकला सेपेल की संधि से समाप्त हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध या इसे अंबूर के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बिल्लोर के निकट अंबूर नामक जगह पे लड़ा गया था। तो इससे हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध को उस नाम से भी जानते हैं और ये युद्ध की समाप्ति हुई। तो आप लोग को सब शॉर्ट नोट करा दिया गया, समझा दिया गया फ्लो डायग्राम और शॉर्ट नोट के माध्यम से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में और उसकी क्या पृष्ठभूमियां रही, क्या प्रमुख घटनाएं घटी, क्या निष्कर्ष निकला और क्या कारण बना। तो तब तक के लिए आप लोग ये सब नोट कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे और इसमें नोट और पढ़ने की कोशिश करेंगे मन लगा के। तब तक के लिए धन्यवाद।